आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे थे आइसोलेटेड स्फीयर का केस स्टडी, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज अ कंडक्टिंग लेयर। ये क्या कह दिया, मतलब ये तो सिर्फ आपको ट्रैप की तरह डरा रहे हैं, है ना। दिमाग में क्या चलना चाहिए, स्फीयर चलना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, कंडक्टिंग लेयर। कंडक्टिंग का मतलब इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा। कंडक्टिंग वर्ड सुनते ही आंखों में सितारे एजेंसी, भाई कंडक्टिंग मतलब चार्ज, है ना, चार्ज वहां होगा। फॉर द अर्थ इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड 50 किलोमीटर। एक्सटेंड करने का मतलब उसका रेडियाई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं, वैसे होता नहीं है ना। हम ऐसा अज्यूम करते हैं वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो स्फेरिकल है तो इसका मतलब जब स्ट्रक्चर आपका जो लेयर का है वो एक्सपैंड होगा तो हर डायरेक्शन में होगा, तो एक बड़ा स्फीयर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बियॉन्ड 50 किलोमीटर, मतलब पहले 50 किलोमीटर उसके बियॉन्ड उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म्ड बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब है दो जो प्लेट बनेगी आपकी स्फेरिकल, एक अर्थ का सरफेस होगा, एक वो आपकी जो लेयर होगी, है ना। तो आपको पता है कि R2 माइनस R1 के दिमाग से चलना है ना। और अर्थ का रेडियस आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहली प्लेट की डिस्टेंस मतलब R1 बता दिया और R2 आपको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस जो एक्स्ट्रा है कि नहीं। R2 वैल्यू वही तो होगी। देखो दो कंसेंट्रिक मैंने स्फीयर बना दिए, ठीक है। इसको नहीं आ रहा उसके लिए, ये अर्थ है, नीचे वाला क्या है, अर्थ है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। इसमें भी R1 लिखा हुआ है ना बेटा। ये R2 क्या है, आपका जो लेयर बन रहा है स्ट्रेटोस्फीयर का, ठीक है। इसको मैं R2 बोलूंगा। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां तक तो डिस्टेंस सेम ही होगी ना। इसके बियॉन्ड आपका दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, तो इतना आपका 50 प्लस ये ऐड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, R2 नहीं आ जाएगा। आएगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। अरे भाई यहाँ से तो सेम गाड़ी चल रही है ना, तो पहले 64 तो चलेगा, उसके बाद अर्थ के सरफेस से फिर से वो कितना जाएगा, 50। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6450, 6450। तो सिंपल तो है, उन्होंने निकाल तो लिया। तो सॉल्व करो, सॉल्व करिए। अब तो कुछ करना ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला ही होता है ऐसे केस के लिए। क्या होता है फॉर्मूला भाई बताओ, C is equal to 4 pi epsilon naught into R1 R2 upon R2 minus R1। सिंपल। बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये बस दिखने में डरावना है, क्वेश्चन में दमी नहीं है। क्वेश्चन 1 सेकंड का है, देखो C is equal to, अच्छा ये बताओ 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में आकर कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1 upon, ठीक। अब यहाँ पर R1 R2 वैल्यू आपको पता ही है, R2 कितना हो जाएगा, R2 is equal to 6400 प्लस कितना हो जाएगा 6450 किलोमीटर। R1 कितना हो जाएगा 6400, ठीक है। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है बेटा, सॉल्व करो, जल्दी करो। किलोमीटर में सॉल्व करोगे या मीटर में करोगे, किलोमीटर में करोगे। ये किसमें, ये तो SI में है ना, तो या तो इसको कन्वर्ट करो या तो उसको कन्वर्ट करो, तो उसी करोगे। सारे मीटर में होंगे भाई, SI सिस्टम में है ये वैल्यू, SI सिस्टम में होती है, तो वो सारे भी SI में होंगे। मुझे पता था ये गलती करोगे, पहले से जान रहे हैं तुम लोग का दिमाग। चलिए देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी पहली वैल्यू, फिर SI में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा ये 6450 into 10 की पावर 3, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, यहां से हम डेसिमल लगा सकते हैं 6.45 into 10 की पावर 6। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ पहले बात। ये सही लिखा है मैंने, 6450 गुणे 10 की पावर 3 थी, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, ठीक। तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर मैंने यहां से डेसिमल कैसे लगा दिया, ये बताओ। ये 10 की पावर 6 कैसे हो गया, जल्दी बताओ। हाँ वो मुझे पता है, ठीक। अब तो कर लो, हिंट दे दिया मैंने, ये वैल्यू तुम सोचते रहना, मुझे आंसर बताना। यहां आ जाएगा ये 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। दोनों में से मैं मतलब क्या करने वाला हूं, 10 की पावर 6 को निपटा दूंगा। देखना कैसे, ये हो जाएगा 6.4 into 6.45 into 10 की पावर कितना जाएगा 12,
ठीक है, पावर ऐड हो जाती है अगर सेम नंबर की अलग अलग पावर है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाती है। 10 की पावर 6 इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, मल्टीप्लाई हो ही रहा था, दोनों की पावर ऐड हो गई। नीचे क्या आ जाएगा बताइए भाई आंसर, 10 की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 6.45 माइनस 6.4 क्या बचेगा यार, 0.05, उसको 5 अपॉन कितना ले सकते हो, हाँ सही आंसर है, ठीक है। चलिए ये फोन से तो नहीं निकाला है ना, नहीं अब मुझे भरोसा नहीं रहा आप पे, पहले था, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 3 बचेगा है ना, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलिए करते हैं, हम ही करते हैं भाई। देखिए यहाँ क्या आएगा, इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.05, न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ, 6.4 इंटू 6.45 इंटू 10 की पावर प्लस 3। ये देखो जितना काट सकते हो उसको काट दो, सबसे सिंपल तरीका यही है, जो चीजें आप हटा सके उसको हटा दीजिए, चाहे आप चाहिए तो 64 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए या 6.45 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, तो जो आपको सुटेबल हो वो कर लो, डिवाइड कर लो, फिर आपको आ जाएगा। देखो अगर कुछ नहीं आता इधर देखो, किसी को अगर अभी भी दिक्कत हो रही है, देखो सिखा रहे हैं एक चीज, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पर, 2, न्यूमरेटर में कितने हैं, 2, आप इसको डायरेक्टली हटा सकते हो, डायरेक्टली हटा सकते हो, ये मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही है और जानना है कैसे हुआ तो मैं बता देता हूँ। देखो इधर देखो ध्यान से हुआ कैसे, ये कोई जादू नहीं हुआ है, इसके पीछे एक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो मुझे डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इससे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये कितना जाएगा 645 अपॉन 100, ठीक। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में क्या है आपका 0.05, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्या जाएगा 5 अपॉन 100, देखो ये 100 कट गया, बचेगा क्या 645 अपॉन, यही मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया है बस। अब इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 6.4 है, एक डेसिमल प्लेस है, हटा देंगे, नीचे एक हमारा 0 बढ़ जाएगा, 10 की पावर 3 थी, एक और बढ़ा देंगे, क्या करना है। तो यहाँ से मुझे इसको डिवीजन करते टाइम अब मुझे डेसिमल का फोबिया नहीं होगा। नीचे क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4 बेटा, एक डेसिमल हटाया ना तो एक 0 और बढ़ गया, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर ले, आसान भाषा में डिवाइड कर ले और उसको देखिए आंसर क्या आता है, और सबसे आखिरी में 10 की पावर वाला सॉल्व करना, ठीक है, उससे और आसान हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए कर लीजिएगा, नहीं आएगा अभी भी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवीजन करेंगे यू विल गेट 0.092 और जो यूनिट आएगी वो एसआई में आएगी, ठीक है, एसआई यूनिट में आएगी तो वो क्या होगा, फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्या रेडियस कितना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इफ इट्स चार्ज टू 300 वोल्ट, आपको V दिया हुआ है, ठीक है। आप निकालो इसका कैपेसिटी, एनर्जी निकालना है, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का, जल्दी जल्दी करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, U इज इक्वल टू Q करोगे तो उसमें चार्ज नहीं पता है, C करोगे तो C निकाल सकते हैं कैसे, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला चलेगा, हाफ CV स्क्वायर, भी तो डायरेक्टली दिया हुआ है, और अपन C निकाल लेंगे। C कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे करेंगे, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, SI में है तो R को भी क्या करेंगे, SI में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -2 कन्वर्ट किया मैंने उसको मीटर में, अब करो, अब हो जाएगा। या तो सॉल्व तो मैंने कहा है हमेशा आखिरी में किया जाता है, उसको उठा के पुट कर दो इसमें, हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -2, मल्टीप्लाइड बाई V कितना है 300, तो 300 इंटू 300, ऐसे ही लिखने के लिए हमेशा बोला है मैंने। अब देखो ऐसे देखा जाता है, देखो -2 है मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे 2 0 है तो ये कट जाएगा, इसको हटा दो, सीधे सीधे ऐसे इरेज कर दो, ठीक, ये हो गया पहला। अब वहां 2 0 है, नीचे 9 है, तो इसमें 2 0 ऐसे हटा सकते हैं, और यहाँ से 9 की जगह क्या जाएगा 7, क्या जाएगा 7। देखो ये 9 और ये 9 कट गया, और ये 2 और 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, क्या यार क्यों सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, सॉल्व ही नहीं करना है ना। क्या आएगा, यूनिट क्या होगी,
फैराड मत लिख देना, एनर्जी निकाल रहे हो, जूल। ठीक है, समझ गए? एक लाइन का कैलकुलेशन है, पेन चलानी नहीं। ठीक है, सही है, ऐसे ही करना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, two insulated conductor are charged by transferring electron from one conductor to another. A potential difference of 100 volt is produced by the transferring 6.25 into है ये, ठीक है, 10 की पावर 15 electron from one conductor to the other. The capacity of the system will be, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, कह रहे हैं कैपेसिटी निकालो, मतलब सी पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी बताओ, दिमाग लगाओ। क्यू आपको, अच्छा ये मुझे कोई बता दे, क्यू दिया है या नहीं दिया है? बस मुझे इतना देख के बता दो। नहीं दिया है ना? नहीं दिया है ना? दिया है क्या भाई? मैं क्यू दिया है कि नहीं? आराम से पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। क्या 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 बोलो? हाँ, तो उसमें 1.6 एम्पीयर फॉर्म है, तो पकड़ लिया। बस क्यू दिया था, कोई कह नहीं सकता क्यों नहीं दिया है। ठीक है, क्यू दिया हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, Q इज इक्वल टू N, तो वही तो फॉर्मूले के फॉर्म में Q दिया हुआ है, तुमको Q नहीं दिया हुआ है और लड़ जाओ एग्जामिनर से, कहे बेचारा हम तो दिए हैं यार, है ना, V भी दे दिया, Q भी दे दिया, अब तो यार शर्म आनी चाहिए। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, डायरेक्टली अपन करेंगे, दैट इज 6 पॉइंट। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं चाहिए, इतना टाइम आपके पास है कहाँ भाई? इतना टाइम है तुम्हारे पास? कभी नहीं। हमेशा क्या करो, हम विधि हैं बिल गेट्स की तरह। नीचे आ जाएगा 100, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। प्लस 15 माइनस 19 बचेगा -4, नीचे 2 जीरो है, चाहे ऊपर ले आओ चाहे काट दो, जो करना है कर दो। यहाँ देखो ऐसे ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ से फिर 2 जीरो नीचे ऐड होगा, यहाँ से भी 1 जीरो होगा। अब इसका काटते रहना, आराम से हो जाएगा, सब कट जाएंगे, आराम से आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? 10,000 वॉट? फैरेड? नहीं, माइक्रोफैरेड? नहीं, फैरेड। हाँ, 10⁻²। ठीक है, करो, चेक करो, गलती चेक करो अपनी और सॉल्व करो। नीचे से 1 10 रहेगा जो ऊपर आएगा, जो कि -2 की तरह ऐड हो जाएगा। 3 तो ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे 100 और ये 10⁻³ दिख रहा है। 2 से डिवीजन भी तो करना पड़ेगा इसको, बहुत जीरोस है हमारे पास यार, करते जाओ, क्या दिक्कत है? कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे 5 से भी कर लोगे तब भी कट जाएगा, सब कट जाएगा न्यूमरेटर में, इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 10 बचना चाहिए। और नीचे आएगा 10⁻⁻6, जो कि ऊपर आएगा 10 × 10⁻6 को लिख सकते हो 10 माइक्रो फैरेड, यही आंसर आएगा इसका। कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हो, दोबारा से चेक करो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 625 × 16 × 10⁻⁻4। डिनोमिनेटर में देखो 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 10⁻3 ऐसे लिख लो, चाहे 10 × 10 के फॉर्म में लिख लो, चाहे ताकि तुम्हें दिखने लगे कितना आसान था ये, जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, और डिवीजन कर लेना, यहाँ 10 की पावर ऑलरेडी 100 को मैंने 2 के फॉर्म में लिख दिया, ताकि ये बचेगा, बाकी सब कटेंगे इसको काटने के लिए। और फिर जब वो ऊपर जाएगा तो वो हेल्प करेगा 10⁻⁻6 को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक, चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, ये सबसे आसान चीजें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस आपका इस टॉपिक में डन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इट कंसिस्ट क्या होता है? 2 मेटालिक प्लेट होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब देखो हेडिंग ही पढ़ के दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने काफी डिटेलिंग कर ली है, अब चीजें क्लियर हो रही हैं। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं चैप्टर को क्लोज करने के लिए।
तो पहला प्लेट कैपेसिटर का पहला दिमाग में क्या चाहिए, दो प्लेट होगी जिसका इक्वल डायमेंशन होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, और दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगा, इसे कहते हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। अब ये सब पढ़ने से पहले दिमाग में इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी देर से मैं यही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। नहीं आ रहा है तो पूछो। यहाँ पे नामकरण कर दिया, दोनों का नाम कर दिया, एक का m इसका n, और मैंने ऑलरेडी बोल दिया इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो वहां लिखा हुआ है, फिर सेपरेशन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया m को मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, n को मैंने नेगेटिव। अब यहाँ मैं जब सिग्मा बोलूंगा तो दिमाग में आना चाहिए कि ये जो डेंसिटी है जो कि मैंने सिखाई हुई है कि सिग्मा बराबर, जिसको नहीं पता है सिग्मा बराबर पता क्या बेटा, अगर मान लो टोटल चार्ज हमने इस पे कितना दिया कैपिटल Q, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके एरिया से, तो क्या बन जाएगा सिग्मा, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे चार्ज होंगे उसमें कितना गैप होगा, है ना, कितनी डेंसिटी होगी पूरी प्लेट के ऊपर, उसी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। समझ गया, ये डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है जो टोटल चार्ज है उसको कैसे इसके ऊपर बिखेर रहे हो, और कितने कितने डिस्टेंस पर वो होंगे, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म रहेंगे पूरे प्लेट के ऊपर ना, बराबर रहेंगे हर जगह, कहीं भी कट करके निकालोगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा, ठीक है, ये होता है। अब इसी प्रकार से ये पॉजिटिव लिखा है, इसका क्या अर्थ है, या आगे पॉजिटिव, ऐसे दोनों तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अगर यहाँ ऐसे नेगेटिव सिग्मा लिखा तो क्या मतलब है, जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है, समझ गए। मुझे खुद नहीं पता, देखता हूँ मैं, चलिए जाइए हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्लियरली हो गया है, समझ में भी आ रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ, यहाँ पर, यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि अब हम लोग खेलने वाले हैं किसके साथ, इसी एप्सिलॉन आर के साथ। पूरा जो केस स्टार्ट होगा वो क्या होगा, अभी तक एयर था, अब इसके अंदर हम कुछ इंसर्ट कर देंगे, पूछेंगे अब बताओ चेंज क्या आएगा, क्या परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, वो कैसे होगा वो अभी हम अपन चेक करेंगे। अच्छा, कुछ जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ होता है जिसको वो याद कर सकता है अपने फॉर्मूले की तरह। तो यहाँ से समझ में सर इसको पढ़ के इतना आ जाएगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, तो ये एप्सिलॉन आर न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू में कुछ ऐड ही करेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाला है, तो मतलब वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो उसको कुछ नहीं आता तो वो ऐसे याद कर लेगा मेरे फॉर्मूले को, सर यहाँ एप्सिलॉन आर आपने मल्टीप्लाई कर दिया था तो मेरे पूरे फॉर्मूले में क्या होगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। टॉपिक शुरू होने से पहले उसको इतनी ज्ञान हो गया, ठीक है। तो तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि जब मैं यहाँ कुछ इंसर्ट करूंगा उसकी मदद से कुछ ना कुछ हमारा इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस, कभी घटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम एंड ई इज द फील्ड एट पॉइंट पी। अब खेल शुरू होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत आसान है, ये भी आ जाएगा, बहुत बहुत कठिन नहीं, बस दिखने में ऐसा लगता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मतलब पॉइंट है दोनों प्लेट के बीच में, क्या है, दोनों प्लेट के बीच में, मतलब ना इस पर है ना इस पर है, इनके कहीं बीच में पाया जा रहा है, ठीक। और उस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, देखो अगर किसी को अभी भी नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, क्या होती है, बाहर की तरफ। तो इसके सामने अगर ये पॉइंट P है तो इस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी तो क्या होगी, हमेशा उस तरफ बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब इसको लिख दूंगा मैं E+, अगर इधर आपके सामने रखा है निगेटिव चार्ज, क्या रखा है, निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा भाई, निगेटिव चार्ज अपनी ओर फील्ड को क्रिएट करता है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। लेकिन अगर नहीं आता है तो उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है हर दिशा से, समझ रहे हो। इसका मतलब है इसका एरो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, इसका एरो बाहर की तरफ होगा। लेकिन देखा जाए इस बिंदु के पॉइंट पे अगर आप बैठे, यहाँ बैठे हुए, तो आपको लगेगा यार हम एक ही तरफ खींचते जा रहे हैं, और उसका कारण क्या है कि ये ऑलरेडी ढकेल रहा था और ये ऑलरेडी खींच रहा था, दोनों उसके काम आ गया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा E+ और E-, देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो हिस्से हो जाएंगे, E++ E-, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी बिंदु P पर या फिर पॉइंट P पर। मेरी बात ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि देखा जाए तो यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन होता दिखेगा हमें हमेशा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है।
दोनों किसी चीज को एक तरफ खींचेंगे तो अच्छी बात है, बुरी बात है? उस ऑब्जेक्ट की तो अच्छी बात है, भैया जल्दी चले जाएंगे। और दोनों विपरीत होंगे तो वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर दोनों का बल बराबर होगा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो दिख जाएगा ये कि नेगेटिव वाला ऑलरेडी खींच रहा था और पॉजिटिव वाला ढकेल दिया, उसके लिए फायदा हो गया। अब तो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ लग रहा है। ओके डन, ये कंसेप्ट याद रखना। चलिए ठीक, चलो अब आगे बढ़े। तो लिखिए इसमें, अगर आपको लिखना है निहारिका दीक्षित, आ गई हैं आप? चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन अब मैंने लिख दिया है, अब आप लिखोगे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, टेंशन मत लो। सिंपल है, पहला क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक। अब देखो मैंने काफी चीज स्किप कर दी, मैंने ये लिखवाया लेट अ पॉइंट P लाइंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो आप, वो सब नहीं लिखवा रहा मैं, बेसिक बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सीधे नेट इलेक्ट्रिक, जगह नहीं है, रुक जाओ, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, एट पॉइंट P। ठीक, क्या हो जाएगा, E बराबर E प्लस प्लस E माइनस, इक्वेशन नंबर 1 है ना। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो। अब किसी को याद है, किसी भी एक पैरेलल प्लेट के कारण उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P हुआ करता था, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वहां पर ये चीज सीखने को मिली थी कि वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ से ये सिंपल है, यहाँ पर जो पॉइंट P पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और फिर प्लस यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों में सेम ही होगी क्योंकि दोनों में चार्ज की वैल्यू, क्योंकि चार्ज तो डिलीट हो गया ना, मतलब कट गया ना, तो यहाँ तो आंसर तो इसी फॉर्म में आएगा। वैसे देखा जाए सब कुछ होता था इसमें, डिस्ट आर भी होता था, लेकिन जब अपन निकालते थे डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। जिसको नहीं आ रहा उसको याद करना है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला बताइए बेटा, फॉर्मूला बताइए पूरा। ये एप्सिलॉन लिखा जानबूझ के मैंने इसको एक्चुअल वाली परमिटिविटी लिख दी है, ऐसा नहीं एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ, मैंने गलती से वो बनाना भूल गया, मैंने भूला वाला नहीं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं। एप्सिलॉन ही असली परमिटिविटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और एयर के केस में इन एयर एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, इसलिए सारे फॉर्मूले में आपको एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट मिलती है। मैंने ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी जिसमें हमेशा के लिए एक ही ऐसा फॉर्मूला बन जाए जो कि हर जगह फिट हो जाए। अगर एयर होगा तो ये एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, एयर नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बन जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 2 एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 2 सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बिंदु P पर टोटल आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब मैं लिखने जा रहा हूं फॉर सम मीडियम, किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, देन कॉमा करके देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट लिख देता हूं इसको, यहाँ पर भी ई नेट लिख देता हूं। ठीक है, ई नेट एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक ही बार में पढ़ना है, एक ही बार में याद रखना है, दोबारा पढ़ने की नौबत ही नहीं रखनी, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, इसको याद कर जाओ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, V निकालेंगे अब। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ, रुको yes. देखें ऑनलाइन का क्या हाल है, आज बात नहीं हुई इन लोग से। हाँ भाई, अंशुल, अनायता एंड महक और निहारिका तो अभी आई हैं। समझ में आ रहा है कि बस टाइम कट रहा है? आप लोग बताएं भाई, महक भाई, हर्षित, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, डोज याद करवाएं, कहाँ पढ़े थे, क्या क्या मिस कर रहे हो तुम मिस कर रहे हो ये वाला फॉर्मूला। हाँ, और हम लोगों ने उससे कैलकुलस से भी किया था क्लास में, मैंने काफी कुछ पढ़ाया, तो उससे दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने प्रूफ भी किया था, देखो इससे 2 लाइन में हो गया, और हम लोग लंबे वाले डेरिवेशन से इंटीग्रेशन पूरा करते थे, फिर चेंज करते थे, तब वो आंसर आएगा। हम उसमें एक बार क्या लेंगे, डेंसिटी लेंगे, dq लेंगे, छोटा सा चार्ज लेंगे, फिर पूरा लंबा डेरिवेशन करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से बहुत आसानी से हो जाएगा। हम लोग क्या करते थे, क्यूब बना लेते थे प्लेट के लिए, है ना, एक बड़ा सा क्यूब बनाते थे, कहते चार्ज इंक्लूज देख लो, फिर फ्लक्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते थे, कहते थे E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होगा आपका टोटल फ्लक्स लिंकेज, और आपके गॉस लॉ के हिसाब से
क्या हो जाएगा, phi is equal to q टोटल चार्ज enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही फॉर्मूला यूज करके प्रूफ किया करते थे, अभी मैं डायरेक्टली यूज कर लिया। अभी भी किसी को नहीं आ रहा है तो एकदम सिंपल बात रखो, अगर कोई ऐसे मिला मेरा हाथ क्या है, एक प्लेट है, इसके सामने परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री पे जाएंगे तो कोई पॉइंट अगर P मिलता है, उस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, याद कर लो। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो सकती है, दो वैल्यू हो सकती है, एक तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, और एक हो सकती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। कब, जब एयर माध्यम होगा, मतलब पॉइंट P और प्लेट के बीच का जो माध्यम है वो अगर एयर है तो वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी, और अगर कुछ और है तो ये। इतना ही याद करना है यार, काहे टेंशन ले रहे हो, कोई तुमसे डेरिवेशन पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना है तुमको। एक फॉर्मूला ऐसे बना लो ई का और लिख लो कहीं नोट करके ये क्यों होता है, अपनी भाषा में, नोट्स में अपनी भाषा यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अरे यार ये फोर्स आ गया, चलो इस हेडिंग को भी मत देखना, चलो तुम देख ही लिया है। पहले मैं अभी निकालने वाला हूँ दूसरा जो पॉइंट है वो पोटेंशियल निकालने, क्या निकालने वाला हूँ, पोटेंशियल। अच्छा मुझे एक दो तीन बातें आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हेल्प करेगी। V इज इक्वल टू क्या होता था, कुछ नहीं आता, मैंने लिखवाया है आज की क्लास शुरू करने से पहले, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R लिखवाया था मैंने, ठीक है। अच्छा और E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब अगर सेम पॉइंट पर कोई ऐसा पॉइंट, देखना ध्यान से, ये मैं समझा देता हूँ, किसी को अगर पहली बार पढ़ेगा वो भी सीख जाएगा इस क्लास में। क्या सीखना है इसमें, कुछ नहीं सीखना है सर। ये अगर चार्ज है, अगर एक पॉइंट P है, उससे डिस्टेंस कितनी है, R। ध्यान सुनना, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सीख लो। आप पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक, जहां यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, ठीक है। अब जिस चार्ज के कार्ड आप लगा रहे हो, यहाँ पर जो छोटा चार्ज मिलेंगे उन्हें Q ले लो। चलो ये भी नहीं आता, ये भी समझ नहीं आ रहा, छोड़ो यार, हमें कोई ऐसी ट्रिक बताओ। तो मैं कहूँगा कुछ नहीं आता है, तो अगर इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी मानी मैंने, चलो कैपिटल Q मान ली, कितनी दूरी पर लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका क्या जाएगा, ये फॉर्मूला, सिंपल, ठीक। अब इसी पॉइंट P पर, मतलब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने कहा अब मुझे E नहीं निकालना, मुझे V निकाल के बताओ, मुझे क्या बताओ, V। तो सेम जगह पर V के लिए हो जाएगा KQ अपॉन R। अरे अब इन दोनों का रिलेशन यूज कर सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से देखो ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं KQ अपॉन R इंटू 1 अपॉन R, ये क्या बन जाएगा, ये V बन जाएगा सर। तो यह यहां से समझ में आता है कि E इज इक्वल टू V अपॉन R, E इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V इज इक्वल टू E इंटू R, लो भाई कर लो, ठीक है, यही करने जा रहे थे हम लोग। अब मैं डायरेक्ट लिख देता, तुम कहते यार ये सर क्या कर रहे हो सर, दिक्कत हो गई सर, है ना, कैसे हो रहा है इसे। अब R की वैल्यू क्या होगी इस केस में, यहां पर हमने क्या ले लिया, सेपरेशन, पूरी सेपरेशन ले ली, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेपरेशन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब प्लेट के ऊपर ही निकाल दिया हमने, पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल में ध्यान रखना, दोनों पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों प्लेट की पूरी सेपरेशन लेते हैं, क्योंकि हम प्लेट के डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, अब किसी पॉइंट पर नहीं निकालना, जिस पॉइंट पर निकाल लो उस पर देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे बीच में होगा, देखो अब एक और चीज, अच्छा ये सिखा, देखो ट्रिक सीखो, ये सब ट्रिक ही है आपके लिए। अच्छा एक चीज मुझे बता जरा शहनवाज, कुछ नहीं आता, इतना तो पता है कि कोई भी पॉइंट P लाई करेगा इनके बीच में, तो उसकी दूरी यहां कहीं लिखी है फॉर्मूले में, कहीं दूरी आ रही है क्या, दूरी है ही नहीं, सिग्मा भी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है फर्क ही नहीं पड़ता कि कितनी दूरी पर वो पॉइंट P लाई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इतनी ही रहेगी। तो मतलब अगर मैं कहूं कि जो मैंने पॉइंट लिया ये n के ऊपर ही ले लिया, n वाली प्लेट के ऊपर रख दिया, और मैंने कहा कि अब बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसकी वैल्यू भी अगर किसी एक के कारण पूछेंगे, मतलब पॉजिटिव वाले से पूछेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, समझ गए। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब पूरे बीच में जितनी भी जगह है सब पर बराबर है, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, तो दो प्लेट के बीच में हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये भी समझ में आ गया, मैथमेटिकल तरीके से समझ लिया, और वैसे थ्योरेटिकल तो लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी अपन निकाल सकते हैं, प्लेट के ऊपर भी निकाल सकते हैं, तो E की वैल्यू सेम रहने वाली, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जब मैं पूरा सेपरेशन ले लूंगा तो इस फॉर्मूले में ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने ये सही वैल्यू ली है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द सेपरेशन ऑफ
प्लेट, सेपरेशन के बीच में जो भी जगह है हर जगह पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से एक लाइन का आंसर हो जाएगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू डी। अब इसको पूरा करो फटाफट। ये जाएगा फॉर मीडियम क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू डी। सिग्मा क्या होता है अभी भी किसी को याद नहीं है तो क्या लिखा था मैंने Q अपॉन A। यूज कर लो, जितने पॉसिबल फॉर्मूले हैं सब लिख डालो, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा बताओ, Q अप इंटू डी अपॉन A इंटू सिग्मा नॉट और सिग्मा आर। ये हो गया B का फॉर्मूला। अरे वही जो मैं बोलता हूँ तुम समझ जाओ, बस इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ। अब आखिरी कैपेसिटेंस, अब तो निकाल लोगे यार कैपेसिटेंस, कि अभी भी नहीं निकाल पाओगे। C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। मैंने Q कितना लिया कैपिटल Q, V तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। यहां से मैं आपको ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि शेप और आपका साइज और साथ में सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी दूरी पर रखी हुई है दो प्लेट। तो सेपरेशन बढ़ेगी तो आपका कैपेसिटेंस घटेगा। तो यहां से मैं प्रूव कर देता हूं, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको 2 बनाऊंगा मैं और पीछे जाके उसको 1 कर दूंगा, बना ही हुआ है 1 ये लिखा हुआ, ठीक है। इसको ये हो गया 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होता है भाई, थर्ड हमने निकालना है कैपेसिटेंस, दैट इज Q अपॉन V। क्या आ जाएगा यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई A, ठीक है। क्या है भाई ये QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये Q कट जाएगा और ये कहां से जाएगा, मैंने क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। तो यहाँ आता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, ठीक। ये हो गया तेरा कैपेसिटेंस, ठीक है। देख आगे समझ में। अब देखो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो A चेंज हो सकता है, अगर मैंने प्लेट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और अगर दूरी बढ़ा दी तो घट जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरी वैल्यू घटती है। सिंपल है ना, नोट करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तेरा फॉर्मूला। एयर मीडियम के लिए बताओ तुरंत फटाक से, ठीक है ना। देखो एयर के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा 1। कहां लिखा था मैंने, वो पीछे ऊपर लिखा हुआ है, उसको रट जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एयर मीडियम के लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। सिंपल है। अब ये जो हेडिंग लिखी हुई है, अब इसके लिए मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी, ये पढ़ाना है मुझे फोर्स। चलो कोई बात नहीं, हटा दें इसको। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला। जब हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे उसको अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से कट करेंगे, ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। अब अपन फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फोर्स निकालेंगे, फोर्स के लिए तो कूलम्ब्स लॉ याद ही होगा यार, है ना। हेडिंग ही लिख लो बेटा, अगर किसी ने फोर्स बिटवीन द स्लाइड्स या प्लेट्स, स्लाइड्स की जगह आप यहाँ पे प्लेट लिख लो, कोई बात नहीं। वो वर्ड ऐसा लग रहा है ना आपको कि सुना सुना तो नहीं है, इसलिए है बात एक ही, प्लेट हो गई प्लेट। दोनों प्लेट के लिए फोर्स कितना होगा, कैसे निकालोगे भाई। पता है हमने आपको जाने अनजाने में सिखा दिया है, इसी क्लास में मैंने लिखा था E इज इक्वल टू F अपॉन Q। वहीं से दिमाग लगा लो, E तुमने निकाल लिया है तो तुम कभी भी वो कूलम्ब्स लॉ लगा के इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी डायरेक्टली फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू E, बस Q से मल्टीप्लाई तो करना है, आपका फॉर्मूला है ही, आपने निकाला हुआ। निकालने फटाफट और आंसर बताएं। क्या फोर्स के लिए हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे या फिर हम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव से। ये पता है कहाँ है, कंजर्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ के अंदर आपको ये चीज समझाई गई है, और मैंने अच्छे से समझाई है कि अगर हम सारे ले लेंगे, दोनों चार्ज ले लेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना।
इसीलिए कभी भी हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट नहीं करेंगे, क्या पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। पता है क्यों? देखो सुनो, तुम बता दें अगर नहीं पता है। अच्छा एक चीज बता, अगर मैं ऐसे एक फोर्स लगा रहा हूँ अंदर की तरफ, एक ये बाहर इक्वल एंड अपोजिट लगा रहा हूँ, ये हमेशा पहले से यूनिवर्सल है कि जब मैं खींचूंगा तो कोई और मुझे अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। तो अच्छा ये बता, अगर मैंने नेट ले लिया तो हमेशा जीरो नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब अगर फोर्स हमें निकालना है तो हम किसी एक चार्ज को ही लेके चल सकते हैं, चाहे पॉजिटिव को चाहे नेगेटिव को। जब अपन पॉजिटिव को लेके चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूरी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। जब हमने बोला है कि हम सिर्फ एक ही चार्ज को देखेंगे तो हम उसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं, दोनों के लिए दोनों की वैल्यू बराबर होगी लेकिन अपोजिट होगी, ये बात हमें पहले से पता है। अच्छा एक और चीज सुनो ध्यान से, ये सब चीजें ना ऐसी है कि आप कहानी की तरह समझ सकते हो। अगर तुम सुनो, अगर ये इस पे बल लगा रहा हो, ये इस पे बल लगा रहा है, ठीक, उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है, यही तो कारण है। तो इसका मतलब है कि हम जब फोर्स निकालेंगे तो किसी एक के कारण निकालेंगे और हमें दूसरे को ऑटोमेटिकली पता, हम कह देंगे कि दूसरा वाला इसी के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, है ना। इसीलिए दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं और आपकी सेपरेशन बनी हुई है, बरकरार है। तो वही निकालने की कोशिश करेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो E पॉजिटिव क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और क्या होता है, E का एक फॉर्मूला होता है F अपॉन Q, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F बराबर Q इंटू वैल्यू निकाल लो यार, खत्म करो, Q square upon 2 epsilon not epsilon r into E। अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे नेगेटिव लेंगे, अब ये डिपेंड करता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ली तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों लेंगे, मैं बता देता हूँ। अच्छा किसी को अभी भी याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट मैंने क्या कर लिया, एन वाली प्लेट पर। कहाँ है ये, एन प्लेट पर। तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ही तो लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा ना। तो मैंने क्या सिखाया था, जो भी पॉइंट पी पर चार्ज रखा होगा उसी को डिवाइड करोगे, क्या करोगे, उसी को डिवाइड करोगे। तो मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने E इक्वल टू क्या जाएगा, F अपॉन माइनस क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और F की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू इंटू E। E की वैल्यू कितनी है आपने ऑलरेडी निकाला है, तो ये जाएगा माइनस क्यू इंटू, यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन a इंटू 2 एप्सिलॉन, हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन a, ये माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये माइनस साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन का मतलब समझ लो भाई, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज कहेगा कि मेरी तरफ आओ, प्लेट को छोड़ दो, अरे चलना भाई, नाराज हो गया, ठीक। अब ये नेगेटिव को कहेगा मेरे पास आ जाओ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, देखो उस तरफ, दोनों अपोजिट है ना। देखो ये चीज प्रूफ भी हो जाती है, कहां से प्रूफ हो जाती है, देखो ये माइनस साइन आ रहा है ना, तो F की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन a, ठीक है, समझ में आया बेटा, ठीक। और अगर वहां पर मीडियम एयर होगा तो वो क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये F की वैल्यू ये इसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर एक मीडियम क्या है, फॉर मीडियम एयर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, और एयर नहीं है तो ये एक फॉर्मूले को आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू e, ठीक है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं कहूंगा रिलेशन के फॉर्म में, E के फॉर्म में लिख के बताओ, मुझे कन्वर्ट करना है इस पूरे फॉर्मूले को E के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, मुझे E के फॉर्म में लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो अगर हम चाहें तो यहां पर इसका फोर्स की वैल्यू हम कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स पूछेंगे तो यहां से प्लस लगा दो, तो अगर मैं मॉड लगा दूं तो मुझे दोनों फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कहां लिखूं, क्या मिटा दूं जो तुम लोग को दिक्कत ना होगी, ये मिटा दो ये पूरा, क्योंकि वहां लिखा ही है बगल में दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, ये मिटा देते हैं, बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, किसी को दिक्कत हो बगल में सेम चीज लिखी हुई है, दो बार लिखी थी मैंने, ठीक। यहां कुछ लिखने जा रहा हूं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ
फोर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ लिख दूंगा फॉर एयर, मीडियम क्या लिया मैंने, एयर लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सर क्यू बाई क्यू तो गायब हो जाएगा ना, सर क्यू इनटू ई, 1/2 क्यू इनटू ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होगा। सही है, इसको वेरीफाई करना, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूलेज उठाओ और कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ये हो गया। नहीं आया, नहीं आया, देखो एक और चीज होती है, क्वेश्चन में दिया रहता है इसलिए बता रहा हूं, अगर तुमसे मैंने कह दिया फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स को डिवाइड कर दो क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसको डिनोट कर दिया मैंने एक नए पी से, एक लेटर यूज कर लिया पी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ए गायब कर दो, बाकी सब सेम रहेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई, इसी कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर ये दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बराबर है वो, जानबूझ के हमने दे दिया क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया, सब कुछ तुम्हारे सामने, लेकिन कर नहीं पाओगे, तुम सोचोगे क्या है ये, और एरिया कभी नहीं बताऊंगा मैं, उस क्वेश्चन में एरिया कभी भी नहीं बताऊंगा, तो पता है आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता था यहाँ से, टू इधर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट डिवीजन जाएगा और ई निकल जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको। और अगर मीडियम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर चल जी एक एप्सिलॉन आर लिख दो, है ना, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अगर कोई मीडियम वाला क्वेश्चन कहते तो यहाँ बस एप्सिलॉन आर लिख लेना, बाकी सब तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक, ये कंप्लीट हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं दोनों प्लेट के बीच में तो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोशिश करिए कि कैपेसिटेंस आपको तैयार हो जाए, ठीक है, साथ साथ में ही।